हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है और सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। कल हमने भक्ति काल की फुटकल कविताएं जो हैं उसकी रचनाएं जो हैं उसके हमने 13 कवि पढ़ लिए थे। आज हम 14वें कवि पढ़ेंगे होल राय को। इससे पहले हम पढ़ना शुरू करें फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं 20 वीडियो भक्ति काल के अपलोड कर चुकी हूँ और 9 वीडियो आदिकाल के अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके वो ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम आएंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको नहीं मिल रहे तो मुझे कमेंट करके पूछिए, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको सारे मिल जाएंगे। अगर नहीं किया है तो आपको चैनल को सर्च करना पड़ेगा और उसमें केडी एकेडमी हिंदी साहित्य लिखेंगे तो आपको केडी लिखा हुआ आ जाएगा रेड कलर का, और उसमें आपको जो भी है वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, नंबर वाइज जितनी भी है। 20 वीडियो भक्ति काल की है और 9 वीडियो आदिकाल की हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिए, जब भी आपको ये हिंदी साहित्य का इतिहास समझ में आएगा फ्रेंड। और आपको अब तो पढ़ना शुरू कर ही देना चाहिए क्योंकि कुछ पता नहीं पेपर कब हो जाए। अगर आप अभी देना चाहते हैं तो भी पढ़िए, और जून में देना चाहते हैं तो भी पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होल राय को। ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया, गोल मोल कछु है नहीं, लेहू राय कवि होल। रचना इनकी पुष्टि होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं में और रईसों की विरुद्धावली वर्णन किया करते थे, जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था। इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने ये कविता लिखी थी। देखिए, सुन लीजिए, कविता लिखा था ये, दिल्ली ते ना तख्त है, भक्त ना मुगल कैसो, है ना नगर बड़ी, आगरा नगर तय, गंगा ते ना गुनी, तानसेन ते ना तानबाज, मान ते ना राजा और ना दाता बीरबल ते, खान खान खाना ते नर, नरहरि तय ना, है ना दीवान को, बेडर टूडर तय, नवो खंड सात दीप सात हूँ समुद्र पार, है ना जलालुद्दीन शाह अकबर तय। अब 15वें कवि है फ्रेंड रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना भी कहते थे इनको। ये अकबर के बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खां खान खाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। ये जहांगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय इनकी सारी जागीर जब्त हो गई और कैद कर लिए गए। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही। पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख ना लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता था। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में कही है, तबहि लऊ जीवो भलो, देवो होय न धीम, जग में रहिबो कुंचित गति, उचित न होय रहीम। संपत्ति के समय में जो लोग सदा घिरे रहते हैं, विपद के आने पर उनमें से अधिकांश किनारा खींचते हैं। इस बात का द्योतक ये दोहा है। ये रहीम दर दर फिरे, मांगी मधुकरी खाई, यारो यारी छाड़ के अब रहीम वे नाही। कहते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास भेजा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ती है सो आवत यही देश। रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए दिए। गोस्वामी जी तुलसीदास जी से
भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन ना होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिखकर दे दी। सुरतीय नर्तीय नागतीय यह चाहत सब खोए। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी। फ्रेंड ये नोट करते जाइए लाइनें किसने किसने कही है। मुगल साम्राज्य के लिए ना जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना उन्होंने प्राप्त की है उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पदों के समान कोरी नीति के पद नहीं है। उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रहता। वह संचार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र है वे भी सच्चे हैं। कल्पना के झूठे खेल नहीं है। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधि पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरवे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधि भाषा में है। उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है, पर इनमें इन्होंने बरवे कवित्व सवैया सोटा पर सब में थोड़ी थोड़ी बहुत रचना की है। फिर ये भी नोट कर लीजिए इसमें इन्होंने किस किस में रचना की है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत ही की है। वैसे इनके दोहे ज़्यादा प्रसिद्ध है। रहीम का देहांत वसान संवत 1683 में हुआ। नोट भी कर लेना फ्रेंड, ये जन्म और मरण अपने आप ही नोट कर लिया करो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। आपको अब तक तो पता चल गया होगा। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते थे। रहीम दोहावली या सत्सई बरवे नायिका भेद सिंगार सोटा मद नाटक रास पंचाध्याय पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मायाशंकर जी के याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया, जैसे नगर शोभा फुटकल बरवे फुटकल कवित समये और रहीम का पूरा एक संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से निकाला है। ये भी फ्रेंड नोट कर लो इनकी रचनाएं जो है। सॉरी फ्रेंड, इसको लाइन थोड़ा नीचे चली गई है, अब नोट कर लीजिए। कहा जा चुका है कि भाषाओं और विधाओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और क्वाकर यात बावरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। अब ये भी नोट कर लो फ्रेंड्स, क्या तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था वाकयात बावरी का, ये पूछा जा सकता है। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है। रहीम काव्य है, हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ भी पढ़ के। अब अभी हम रहीम को पढ़ रहे हैं, ये रहीम के बारे में ये सारा फ्रेंड। अब इनकी सत्सई या दोहावली से देख लीजिए। दुर्दिन बरे रहीम कह भूलत सब पहचानी सोच नहीं भी हानि को जो ना होए हित हानि को रहीम जनिकाहू के द्वार गए पछताए संपत्ति के सब जात है विपत्ति सबे ल जाए जो रहीम गति दीप की कुल कपूत कदी सोए बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए सर सुखे पंछी उड़े और सरन समाही दीन मीन बिन पंख के कहू रहीम कह जाई मांगत मुकरिन को गयो केही न त्याग्यो साथ मांगत आगे सुख लयो ते रहीम रघुनाथ रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मागन जाई उनते पहले वे मुए जिन मुख निखरत नाही रहीमन रहीला की भली जो पर से चितलाए परसद मन मैलो करे सो मैदा जरी जाए। अब बर्फ में नायिका भेद से देख लीजिए। भो रही बोली कोई लिया बड़वती ताप
घड़ी एक भरी अलिया। फ्रेंड ये रहीम के नोट कर लीजिए। बारन जाई सासू ननंद पर पहुंचत देती बुझाई, पिए आवत आग नैया उठी के लीन, बिहसत चतुर यवा बैठक दीन, लेके सुगर खुर पिया पिए के साथ, छईबे एक छतरिया बरसत पात, पीतम एक सुमरिनिया मोही देई जाऊ, जेही जपी तोर बिरहवा करब निभाऊ, जेही जपी तोर बिरहवा करब निभाऊ। अब मन नाष्टक से ये है, कलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था, कटिटत बिच मेला पीत छेला नवेला, अली न अलबेला यार मेरा अकेला। नगर शोभा से ये फ्रेंड रहीम की नगर शोभा भी ये पूछी जा चुकी है, यूजीसी नेट में ये आ चुका है कि नगर शोभा किसकी है। उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित सुभाए, परम पाप पल में हरत परसत वाके पाए, रूप रंग रतिराज में छतरानी इतरान, मानो रची बिरची बिरंची पची कुसुम कनक में कासान, बनी आई नी बनी आई के बैठी रूप की हाट, प्रेम पेक तन हरि के गरुए तारती बाट, गर्भ तराजू करती चक भोही भोमोरी मुस्काती, डांडी मारती बिरह की चित चिंता घटी जाती। फुटकल कविता आदि से ये है, बड़न सो जान पहचान कह रहीम कहा, जो पै करतार ही ना सुख दो देनहार है, सीत हर सूरज सो नेह कियो याही हेत, ताहू पे कमल जारी दारत तुषार है, छिर निधि माई चस्यो शंकर के शीस बसियो, तरु तऊ न कलंक लस्यो, शशि में सदा रहे, बड़ो रिजवार या चकोर दरबार है पे, कला निधि यार तऊ चाखत अंगार है, जाति होती सखी गोहन में मनमोहन को लखी ही ललचानो, नागरी नारी नई ब्रज की हूँ नहु नंदलाल को रिझीबो जानो, जाति भई फिरी के चितई ते भाव रहीम जहे उर आनो, जो कम नेत दमानक में फिरी तेन तीर सो मारी ले जात निशानो, कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरती नाही सखी, मोह मन ते मन मंद मुस्कानी, बसुदा की बस करी मधुरता सुधा पगी बतरानी, मड़ी रहे चित उर विशाल की मुकुतामल तहरानी, नित्य समय पीताम्बर हूँ की फहर फहर फहरानी, अनुदित श्री वृंदावन बजतै आवत आवत आवन जानी, अब रहीम चित ते ना टरती है सकल श्याम की बानी। अब 16वें कवि है फ्रेंड्स फुटकल रचनाओं के कादिर। कादिर वक्त बख्श पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1635 में माना जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1660 के आसपास समझा जा सकता है। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, पर फुटकल कविता पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह चलती भाषा ये होता है फ्रेंड, जैसे हम बोलचाल की भाषा जो होती है, इनका यह कविता लोगों के मुंह से बहुत सुनने में आता है। गुण को न पूछे को आगुन की बात पूछे, कहा भय दई कलिकाल यो खयानो है, कलिखाल यो खरानो है, पोथी और पुराण ज्ञान ठठन में डारी दे, चुगल चबाइन को मान ठहरानो है, कादिर कहत या सु कछु कही बेक को नाही, जगत को रीत देखी चुप मन मानो है, खेल खोली देखो हियो सब औरन सो भांति भांति, गुण ना हीरानो गुण गाहक हीरानो है। अब 17वें कवि है फ्रेंड मुबारक। सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ था। इनका कविता काल संवत 1670 के पीछे मानना चाहिए। ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित थे। फ्रेंड इनके ये भी नोट करते जाओ ये किस भाषा के अच्छे कवि थे। अगर मैं बताना अगर आपको भूल जाती हूँ तो आप खुद भी नोट कर लीजिए। और हिंदी के सहृदय कवि थे। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार की ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर 100 दोहे बनाए। इनका प्राप्त ग्रंथ अलग शतक, फ्रेंड नोट कर लो अलग शतक किसका है। अलग शतक है मुबारक का, ये पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको नोट करने के लिए कह रही हूँ। और तिलक शतक उन्हीं के मुंह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बड़ी चढ़ी होती थी। वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। ये देख लीजिए इनके उदाहरण अलग शतक और तिलक शतक से है
परी मुबारक दिए बदन अलग ओप अति होए, मनोचंद की गोद में रही निसासी सोए। चिबुक कूप में मन परियो छवि जल तृषा बिचारी, कढ़ती मुबारक ताही तिय अलक डोरी सी डारी। चिबुक कूप रस री अलक तिल सु चरस दीर्घ बैल, बारी बै सिंगार को सींचत मनमथ छैल। अब फुटकल से इनकी ये है, कनक बरन बाल नगन लसत भाल, मोतिन के माल उर सोहे भली भांति हो, चढ़न चढ़ाए चारु चंद मुखी मोहिनी सी, प्राण ही अनहाय पग धारे मुस्काती है। चुनरी विचित्र श्याम सजी के मुबारक जू, ढाकी नख सिक ते निपट सकुचाती है। चंद्र में लपेटी के समेटी के नखत मानो दिन को प्रणाम किए राति चली जाती है। हम 18वें कवि है फ्रेंड फुटकल रचना के बनारसी दास। ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जोहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड़क सेन था। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में दिया है। किसमें दिया है फ्रेंड? अर्ध कथानक में। ओके, बनारसी दास का है ये, नोट कर लो। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है, इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा ना था और इन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया था, या पीछे ये संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, तो पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रज भाषा गद्य में भी है। इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई पुस्तकें का पता चला है वो ये वाली पुस्तकें, फ्रेंड नोट कर लो इनको। बनारसी विलास फुटकल कवितों का संग्रह, नाटक समय सार, कुंद कुंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार, नाममाला कोश, अर्धकथानक, बनारसी पद्धति मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर, भाषा, वैद निर्णय, पंचाशिका, मार्गन विधा आदि। फ्रेंड नोट कर लो इनको, मैं अंडरलाइन भी करके आपको दिखा देती हूँ। ओके फ्रेंड, इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सूरदास जी की कविता से मिलती जुलती है। उदाहरण देख लीजिए इनका। भोदू ते हृदय की आके, जय सर्वे सर्वे अपनी सुख संपत्ति, भ्रम की संपत्ति भाके, जिन आखिन सो निरखी भेद गुण ज्ञानी, ज्ञान विचारे, जिन आखिन सो लखी स्वरूप, मुनि ध्यान धारणा धारे, काया सो विचार प्रीति, माया ही में हार जीत, लिए हट रीति जैसे हारिल की लकड़ी, चंगुल के जोर जैसे गहो गही रहे भूमि, त्यों ही पै गाड़े पे न छाड़े टेक पकड़ी, मोह की मरार सो मरम को न ठोर पावे, धावे चहु और जो बढ़ावे जाल मकरी, ऐसी धुर बुद्धि भूली, झूठ के झरोके झूली, फूली फिरे ममता जंजीरन सो जकरी। 19वें कवि फ्रेंड सेनापति है। ये अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनका जन्मकाल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े हिस्सा हृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि में नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। ये अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। इन अपना परिचय इन्होंने दिया है, देख लीजिए कैसे। दीक्षित परशुराम दादा है विदित नाम, जिन किन यज्ञ जग जाकी विपुल बढ़ाई है, गंगा राम पिता गंगाधर के समान जाके, गंगा तीर बसती अनुप जिन पाई है, महाजान मणि विधा दान हो मैं चिंतामणि, हीरामणि दीक्षित पाई पंडिताई है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद, जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है। इनकी कविताओं में खटकती रही उचित जान पड़ती है। अपने जीवन के पिछले काल में संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने ये भी कहा है कि तो करो कोई पै कर्म लिखोई ताते, दूसरी ना होई उर सोई ठहराई ये, आदित्य सरस बीती गई है बरस, अब दुर्जन दरस बीच रस न बढ़ाइए, चिंता अनुचित धरु धीरज उचित, सेनापति हवे सुचित रघुपति गुण गाइए, चारि बर दानी तजी पाए कमलेच्छन के,
पायक मलेच्छन के काहे को कहाइए। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित रत्नाकर में मिलते हैं। कवित रत्नाकर भी फ्रेंड्स है इनका। महामोह कंदनी में जगत जकंदनी में दिन दुख दंदनी में जात है बिहाय के सुख को न लेस है कलेस सब भातिन को सेनापति याही ते कहत अकुलाय के आवे बन ऐसी घर बार परिवार तजो डार लोक लाज के समाज बिसराय के हरिजन पूजनी में वृंदावन कुजनी में रहो बैठी कहू तर वर तर जाए के। यद्यपि इस कवित में वृंदावन का नाम आया है पर इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति राम आदि नामों का ही स्मरण किया है। कवित रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है। फ्रेंड मैंने भी आपको बताया था ना, कवित रत्नाकर सेनापति का है, क्योंकि इनकी रचना संवत 1706 में हुई तथा संवत 1706 में से ही सेनापति पाए सेनापति कवित सजी सज्जन सज्जो सहाय। इनका एक ग्रंथ काव्य कल्प द्रुम भी है, ये भी नोट कर लो फ्रेंड। काव्य कल्प द्रुम सेनापति का है। जैसा कि हमने देखा ये इसमें पहले पढ़ चुके हैं हम, इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक और इनकी इनमें पूरी भावुकता थी। फ्रेंड आप ये भी सुने ध्यान से कि किसकी रचना किस टाइप की है। जैसे ये प्रौढ़ प्रांजल है, ऐसे पूछे जा सकते हैं फ्रेंड। ये जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चम लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का ऐसा उदाहरण आप देख लीजिए। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे मगन को देखी पट देत नगन को देखी पट देत बार बार है जिनके मिलत भली प्राप्ति की घटी होती सदा शुभ जनमत भावे निर्धार है भोगी है राहत बिलसत अवनी के मध्य कन कन जोरे दान पाठ परवाह है सेनापति वचन की रचना निहारी देखो दाता और सुम दो किन्हें एक सार है। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा की इकाई है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं बद्धी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित बहुत से लोगों को कंठस्थ है। रामचरित संबंधी कवित भी इन्होंने इनका जो है बहुत ही ओजपूर्ण है। ये देख लीजिए। वाणी सौ सहित शुभ रन मुँह रहे जहाँ सूरत बहुत भांति अरत समाज को संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक यामे राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की ताते सेनापति कहे तजी उर लाज को लीजियो बचाए जो चुरावे नाही कोहू सोपी वित किसी छाती में कवि रतन के ब्याज को कवि तन की ब्याज को विच को तरनी तेज सहस्रो करनी तपे ज्वालने के जाल विकराल बरसत है तजति तह धरनी जग झूरत झुरनी सिरी छा को फक पकरी पंथी पक्षी पंछी बिस्मत है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी फ्रेंड, टच में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपको सारी वीडियो आसानी से मिल पाएंगी फ्रेंड। और आपने अगर ये बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, जैसे ही वीडियो मैं डालूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो ढूंढने में भी मुश्किल नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। जो ना समझ में आए फ्रेंड, कुछ बात आपको अगर लग रहा है कि कुछ सही नहीं है या कुछ गलत है या कुछ भी आपको पूछना है फ्रेंड, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। ओके फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।